हेलो। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इन वीडियोस के थ्रू हम अपने आप पर काम कर रहे हैं, ताकि बाहरी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना हो, और अगर होता है तो हम उस इम्पैक्ट को कैसे नलीफाई करें ताकि हम मूव कर सकें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिसमें हमने अपने एनर्जी लेवल को हाई किया है, बेटर किया है, नई चीज़ों को सीखा है, कमिटमेंट मसल को बिल्ड किया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमिटमेंट मसल को बिल्ड करने में अगर कोई एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अपने आप को आगे जाने से रोक रही है, यहाँ तक हम कुछ कुछ चीज़ें कर रहे थे, हमें ये समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें अगर हम नहीं करते हैं तो भी हम आगे मूव नहीं करते हैं। सो जो कमिटमेंट मसल है उसको बिल्ड करने के लिए भी हमें ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो अभी तक हम कर नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग लिटिल डीपर। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉरगिवनेस। लोगों को माफ़ कर देना। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि इसका रिलेशन मेरे कॉन्फिडेंस से कैसे है, या इसका रिलेशन मेरी ग्रोथ से कैसे है, या इसका रिलेशन मेरे आगे बढ़ने से कैसे है। देखिए, आई हैव सीन पीपल जिनका वज़न घटने लगा अगर उन्होंने इस एक एक्सरसाइज को किया, या अगर उनकी मनी प्रॉब्लम्स थी तो वो चेंज होने लगी, या अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही थी और अगर यहाँ से उन्होंने इमोशन को क्लियर किया तो वो चीज़ होना शुरू हो गई। सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस का मतलब है लोगों को माफ़ करना। और माफ़ क्यों करना है? अगर हम किसी एक इमोशन से बंधे रहते हैं, हम किसी एक चीज़ से बंधे रहते हैं, तो पता है ये कैसा होता है? ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप एक नाव में बैठे हो, नाव को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नाव के जो एंकर्स हैं वो नीचे से बंधे हुए हैं। आप उस हर्ट से अटैच्ड हो गए हो। जब आप किसी एक चीज़ से बंध जाते हो तो आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, चीज़ों को मूव नहीं कर पाते हो। जैसे ट्रेडमिल पर आप भागे जा रहे हो, पर यू सी समटाइम्स कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं। या जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अपने सर पे एक भार रखा हुआ है, भार हर्ट का, भार लोगों से नाराज़ होने का, भार किसी के बारे में बुरा सोचने का, या किसी ने आपके लिए जो किया है नेगेटिव इमोशन उसको कैरी करने का। तो बेसिकली एंगर, गुस्सा, हर्ट, फियर, ये सारे जो इमोशन हैं जब इनको हम साथ में कैरी करके चलते हैं तो इनका भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली जैन धर्म में एक क्षमावणी पर्व आता है। क्षमावणी पर्व पता है क्या होता है? उसमें वो होता है कि दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड दिस इज़ द सेकेंड लेवल। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस ऑल्सो। पर हमारे हर धर्म में क्षमा के बारे में बताया गया है कि क्षमा देने से हम उस चीज़ से कट हो जाते हैं, हम उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को छोड़ने लगते हैं। फॉरगिवनेस या क्षमा का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ये भूल जाओ कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। किसी भी चीज़ को हम भूलते तब हैं जब वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग की मेमोरी से हट जाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को लगातार याद करते रहते हैं, या अगर हम ये भी कहते रहते हैं कि मुझे इसको भूलना है या मुझे इसको नहीं भूलना है, देन वी कीप दैट मेमोरी इन आवर माइंड। और जब वो मेमोरी हमारे माइंड में रहती है तो वो इमोशन के साथ में रहती है, और इमोशंस बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में स्टोर होता है। सो किसी भी तरह की क्रोनिक इलनेस से भी अगर इम्प्रूवमेंट लेना है, किसी भी तरह का लंबा पेन भी चल रहा है या कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे कौन सा दुख है, कौन सा हर्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। सो एवरी डे स्टार्ट फॉरगिविंग अदर्स। दूसरों को माफ़ करना शुरू करिए। और माफ़ कैसे करेंगे? जब तक हम उस कॉर्ड को कट नहीं कर देते। और कॉर्ड को कट कैसे करेंगे? जब तक हम उसको एनर्जी देना ख़त्म नहीं कर देते। और एनर्जी मतलब उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर देते। तो सोचना बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है
I forgive you because I understand that you doesn't know about my feeling. कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ बोल सकते हैं. I forgive you for you don't know how to behave with others. I forgive you because you are not aware of my feelings. I forgive you because you are disguised angel and came in my life to teach me some lesson. इन सब का मतलब ये है कि अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो मैं आपको क्षमा करती हूँ क्योंकि आपको नहीं पता था कि मेरे से बिहेव कैसे करना है. मैं आपको क्षमा करती हूँ क्योंकि आपको दूसरों की फीलिंग के बारे में समझ नहीं आता है. मैं आपको माफ़ करती हूँ क्योंकि आप एक तरीके से मेरी लाइफ में डिस्गाइज्ड एंजल की तरह थे, वो देवदूत की तरह थे जो मुझे मेरे लाइफ का लेसन सिखाने आया था. सो काइंड ऑफ वर्ड्स, जो भी आप एक्सप्लेनेशन या वर्ड्स सेंटेंस बोलना चाहते हैं बोलें, और हर दिन लिस्ट बनाएं 2 तरह के लोगों की. पहला, जिनको आप माफ़ करना चाहते हो. आपका स्टाफ हो सकता है, आपकी मेड हो सकती है. मैं आपको माफ़ करती हूँ क्योंकि आपको काम करने का तरीका नहीं आता. मैं आपको माफ़ करती हूँ क्योंकि आप काम में जल्दी में रहते हो, इसलिए मेरी कही हुई बात को सुनते नहीं हो. मैं आपको माफ़ करती हूँ कि आप चीज़ों को बार बार भूल जाते हो और मेरे बार बार याद दिलाने पर भी काम नहीं करते हो. तो इस तरीके से यू कैन मेक अ लिस्ट आपके स्टाफ के बारे में, आपके किसी भी एक रिलेशन के बारे में, किसी भी फ्रेंड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. जिन लोगों को आप माफ़ करना चाहते हो उस दिन उनकी एक लिस्ट बनाओ. और अगर हम इससे एक लेवल अप जाते हैं तो उसका एक अप लेवल होता है, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनसे आप माफ़ी मांगना चाहते हो. पहला, जिनके साथ आपने नोइंगली गलत किया. कई बार हमें खुद को पता होता है कि ये मेरे से गलती से हो गया. आपको ज़रूरी नहीं है उसके पास जाके माफ़ी मांगना. जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस सोल टू सोल. अब आपकी आत्मा उसकी आत्मा से माफ़ी मांगे, ठीक है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो अब हम बात कर रहे थे क्षमावणी, वो उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है. एक्चुअली आपको कोई हर्ट तभी देता है व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग बैड इन देयर लाइफ, व्हेन यू आर मेकिंग देम फील बैड इन देयर लाइफ. या आपके कोई कार्मिक अकाउंट थे जिसकी वजह से that person came in your life to give back you that karmic hurt again back to you. So कहने का मतलब ये है कि पहले हम माफ़ी मांगते हैं और फिर पहले हम उन्हें माफ़ करते हैं और फिर उसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं. एंड दिस इज़ द सेकेंड एंड हाईएस्ट लेवल. और इसी चीज़ को हमारे धर्म के लोगों ने समझा और पहले से ही माफ़ी मांगने की आदत को स्टार्ट किया, माफ़ी मांगने के पर्व को सेलिब्रेट किया. तो जब हम माफ़ी मांगते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उनके साथ गलत किया. मे बी हमारे होने से उनको गलत फील हो रहा हो. मे बी द वे दे आर फीलिंग दैट मे बी कॉजिंग हर्ट टू दैट पर्सन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहू और सास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेरी कॉमन, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ एग्जाम्पल. यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस. आई एम सॉरी बिकॉज आई केम इन टू योर टेरिटरी. मैं आपकी सीमा में आई. आई एम सॉरी बिकॉज नाउ आई एम शेयरिंग the things with you, your boy with you. I'm sorry, please forgive me for I make you feel lesser. मेरी वजह से आपको कम फील होता है. Whatever sentence you want to make, you can make that way. तो पहले आपको माफ़ करना है जिस हर्ट को आपने फील किया है उसके लिए, और फिर उसके बाद जिस इंसान ने आपको हर्ट दी है उससे आपको माफ़ी मांगनी है. दिस इज़ द सेकेंड एंड हाईएस्ट लेवल. और अगर आप इसमें एक लेवल और अप जाना चाहते हो, पता है क्या, फॉरगिवनेस फॉरगिविंगनेस आप उस लेवल तक जा सकते हो. यू कैन आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो. चलते चलते पलंग से पैर लग गया और आप, ओहो इस पलंग से मेरे हमेशा लग जाती है. यू सेड द नेगेटिव वर्ड्स, राइट. जैसे ही आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है. जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपकी नेगेटिव होती है आपका चीज़ों को अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. सो यू कैन आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो. ये और भी हायर लेवल है क्योंकि अगर हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू करें ना तो इसमें कितने लेवल्स हैं. एंड अगर सबको आपने माफ़ कर दिया है तो स्टार्ट गिविंग फॉरगिवनेस टू द वर्ल्ड लीडर्स. उनको माफ़ करना शुरू करो. अगर आप ट्रम्प की वजह से परेशान हो तो वहाँ माफ़ी मांगो. अगर आपको फ़िलिस्तीन और इज़राइल का झगड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ लोगों से माफ़ी मांगो. कीप आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस और कीप फॉरगिविंग अदर्स.
अगर आपको लगता है कि आपकी, अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, अगर ऐसा लगता है कि आपका किसी एक रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है, सो यू कैन आस्क फॉरगिवनेस, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड टीचिंग मी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर आई एम नॉट सेल्फ लविंग पर्सन, थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू केयर माई सेल्फ, हाउ टू सेट बाउंड्रीज, हाउ टू वैल्यू माई सेल्फ. दैट वे फ्रेम द सेंटेंसेस. और हमेशा याद रखो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो कोई ना कोई आपको लेसन सिखाने के लिए हो रहा है. अगर एक ही चीज़, एक ही हर्ट बार बार होती है तो इसका मतलब है हमने उसके लेसन को नहीं सीखा है. और अगर हम उस हर्ट करने वाले इंसान को नहीं छोड़ेंगे, उस इमोशन को अपने दिमाग में रखेंगे, देन दैट विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन आवर लाइफ. हो सकता है उस तरीके से ना आए, किसी और तरीके से आए. हो सकता है उस फॉर्म में ना आए, किसी और फॉर्म में आए. तो जैसे सपोजिंगली, जैसे एज आई टुक एन एग्जाम्पल, कि अगर आपको लगता है कि आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, सो फर्स्ट फॉरगिव दैट पर्सन, देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड ऑलवेज वर्क ऑन दिस कि आप पहले ट्रस्ट करने से पहले, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ रिपीट ना हो, उसके लिए ट्रस्ट करने से पहले टेक इनफ टाइम. अगर आपने सफिशिएंट टाइम लिया हुआ है देन डोंट डाउट. अगर फिर से ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर क्या करना है, देन लेट दैट पर्सन अर्न द ट्रस्ट बैक. जब तक वो वापस खुद से ट्रस्ट को अर्न नहीं करता है, देन डोंट कम विद दैट पर्सन. दैट इज़ वॉट वी नीड टू लर्न. सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. करेज, अगर हर्ट बार बार हो रही है, एक ही चीज़ पे हर्ट हो रही है, तो पहला उस पर्सन को माफ़ करो, अपने दिमाग से और माफ़ी मांगो और करेज लेके आओ, ताकि यू कैन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू कैन लर्न अबाउट योर सेल्फ. सो आज का काम क्या है? आज का काम है क्षमा को समझना. सो पूरे हफ्ते आपको क्या करना है, इवनिंग में हर दिन शाम को 2 लिस्ट बनानी है. पहली लिस्ट, जिन लोगों को आपको माफ़ कर देना है, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी, या फ्रेंड, कोई भी, जो भी आपका रिलेशन है, जिनसे भी आप नाराज़ हो, उनको माफ़ करिए. देन उसके बाद एक लिस्ट बनाइए जिनसे आपको माफ़ी मांगनी है. और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आपको लगा आपने कुछ किसी के साथ गलत नहीं किया, तो जिन जिन लोगों से आपको आपने माफ़ किया है ना, उन्हीं लोगों से माफ़ी मांग लीजिए. बिकॉज क्यों, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारा ईगो जो है, ईगो वो रिड्यूस होता है. और जब हमारा ईगो रिड्यूस होता है, क्योंकि ईगो कभी भी आपको गलती मानना अलाउ नहीं करेगा, राइट? तो जब हम माफ़ी मांगेंगे तो हमारा ईगो रिड्यूस होगा. और जब हमारा ईगो रिड्यूस होगा तो हमारी स्ट्रेंथ, सेल्फ स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी. ये सब करने से ही पता लगेगा एक्चुअली में. जब हम करते हैं तब हम अपनी बॉडी में फील करते हैं. तो पूरा हफ्ता आप करके देखिए एंड देन सी कि कौन सा रुका हुआ काम आपका बेहतर हो गया पहले से. एनी वर्क जो भी आपका रुका हुआ है, थिंक अबाउट कि उससे आपका कौन सा नेगेटिव इमोशन अटैच्ड है एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस. तो पहला वर्क तो आपको ये करना है कि आपको लिस्ट बनानी है. अनदर एडवांटेज ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, आप जजमेंटल स्पेस से नॉन जजमेंटल स्पेस में जाते हो. और जब आप लोगों को जज नहीं करते हो तो दैट मीन्स आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो. जब आप किसी पर डाउट नहीं करते हो, किसी को जज नहीं करते हो, तो आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो और तब यू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ. तो पहला लिस्ट बनाना है. दूसरा, इस पूरे हफ्ते फॉरगिवनेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, एटलीस्ट 1 वीडियो अ डे. या तो आप कोई टेड टॉक देख सकते हो या फिर आप कोई भी वीडियो जो आपको मिलता है उसको देखिए एंड उसके क्या मेथडोलॉजी है, फॉरगिवनेस की मेथड्स क्या क्या हैं, उनको एक्सप्लोर करिए. जैसे कुछ लोग सिडोना मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग राइटिंग अ लेटर टू दैट पर्सन यूज़ करते हैं, कुछ लोग होपोनोपोनो करते हैं. तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये फॉरगिवनेस के मेथड हैं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर बिल्डिंग आवर सेल्फ. क्योंकि हमारे आगे जाने के लिए
हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और क्योंकि अगर हमें बेटर वर्ल्ड बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।